तो बच्चों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया और अमेजिंग से लेक्चर लेकर के। तो हमारी बुक 1 तो खत्म हो चुकी है, बुक 2 हमने स्टार्ट किया है, जो कि पहला चैप्टर है सेकंड पार्ट का, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज से हम लोग नई शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक आपने जो भी गलतियां की थी उसको भूल करके एक नई शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि इसमें पिछली कोई भी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। थोड़ा बहुत आपकी ज्योमेट्री रहेगी, वो ट्राइंगल चैप्टर आपका 10th का थोड़ा सा आना चाहिए, और अगर वो भी नहीं आता है तो वो भी मैं बता दूंगा। बट अगर आपने जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में गलतियां की हैं उन सबको भूल करके एक नई सिरे से नई शुरुआत करिए। एक नया मौका मिला है आपको, बैकलॉग सारा छोड़ सकते हो, मतलब पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है या नीट के लिए नहीं छोड़ना है, पढ़ लेना उसको, लेकिन बैकलॉग भूल के सारे दुख चिंताएं भूल करके एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये नई शुरुआत आपकी होने वाली है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये अब तक का रे ऑप्टिक्स का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। तो आप इसको पूरा देखिएगा और कमेंट में इतनी आग लगा दीजिए कि मुझे फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े उस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। लाइट होती क्या चीज है आप सबको पता होगा। हमने पिछले चैप्टर में ईएम वेव्स में क्या पढ़ा था, हमने कई सारे स्पेक्ट्रम्स पढ़े थे, उसमें जो विजुअल लाइट वाला स्पेक्ट्रम था वही क्या है, लाइट है। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक हमने पढ़ा था ये ईएम वेव्स में। अगर आपने ईएम वेव्स नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बस याद रख लो इसकी वेवलेंथ ये होती है। लेकिन सर आपने अभी बोला कि लाइट रे है, मैंने बोला नहीं। आप लोग अभी तक क्या पढ़ते हो कि लाइट तो रे है, तो लाइट की ये वेवलेंथ कहां से आएगी, लाइट वेव कहां से होगी। मतलब देखो लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है, डुअलिटी ऑफ लाइट अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले चैप्टर में। वैसे लाइट का दो नेचर होता है, एक लाइट क्या है, एक तो रे की तरह बिहेव करती है और एक किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह बिहेव करती है। देखो हमें क्या दिखता है, हम जनरली क्या देखते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है बहुत ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट है बहुत बड़े हैं और उसके कंपैरिजन में लाइट की जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है। इसलिए हमें लाइट कैसी दिखती है, लाइट हमें इसलिए दिखती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए। लेकिन लाइट भी अपने रास्ते से बेंड होती है, वो हम लोग डिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। लाइट का एक और फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले देख लो क्या होती है इसका रेंज। ये होता है वेव, दीज वेव्स आर कॉल्ड लाइट, जिनका वेवलेंथ 400 nm से लेकर के 500 nm तक हो, वो 750 नैनोमीटर तक हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वेव, उसी वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वेव्स को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which gives us sensation through see। देखो our eyes can see electromagnetic wave only in a smaller part of spectrum, मतलब हमारी आंखें बस खाली एक स्मॉलर पार्ट को देख सकती है, जो कि क्या है, विजुअल लाइट, और जो कि विजुअल लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से लाइट बोलते हैं। दिस रेंज इज, वापस से वही चीज लिखी है, दिस वेव इज कॉल्ड लाइट। वही सेम चीज दोबारा से लिखी हुई है, गलती से दोबारा आ गया, वही सेम चीज। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट जो बोला। अब चीज ये सब चीजें लिखना चाहो लिख सकते हो, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से मैं निकाल के लाया हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, अब रे क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट आ गया। रे क्या होता है बच्चों, जिस पाथ पे लाइट, जिस स्ट्रेट लाइन पे जिस पाथ पे लाइट ट्रेवल करती है उसको रे बोलते हैं। और बंडल ऑफ रे, कई सारी रेस को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ रे या बंडल ऑफ रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा कट गया, देखो हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हम 2-4 चीजें पढ़ेंगे, 3-4 चीजें। क्या क्या चीजें हैं, एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और एक डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और लेंस। ठीक है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप हो गया, इस तरह कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई के बारे में पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो बहुत ही बातें, अब चैप्टर के बारे में भी कुछ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या ये भी आपको बताना पड़ेगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या इसका मतलब, क्या बोला मैंने यही बोला बच्चों, कोई स्मूथ सरफेस है उससे लाइट का अगर कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, टकरा के वापस चले जाना, जिस साइड से आई थी उसी साइड पे वापस चले जाने को ही हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना की लाइट के बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, कुछ 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो दोनों लॉज के बारे में पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या है, अगर आपने 10th में पढ़ रखा है तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सारी चीजें 10th की ही हो रही हैं अभी, देखिएगा। अरे बाकी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो एक मिरर है, प्लेन मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं।
रिफ्लेक्शन आपको पता चल गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही डायरेक्ट शुरू करेंगे। क्या होता है बच्चों, हम इसके परपेंडिकुलर हम इसके क्या बनाते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से नॉर्मल बुलाते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है। जो भी चीजें इमेजिनरी होंगी इस चैप्टर में याद रखना, वो डॉटेड लाइन से मैं डिनोट करूंगा। मैं क्या, हर एक टीचर डॉटेड लाइन से डिनोट करता है। नॉर्मल रियल में कहीं नहीं दिखता है, मिरर तो रियल में आपने देखा होगा, लेकिन मिरर के ऊपर एक लंबा सा नॉर्मल लगा हुआ नहीं देखा होगा। क्या ये चीज किसी ने देखी है, नॉर्मल लगा हुआ नहीं देखा है? जाहिर सी बात है। तो ये नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी है। अब कोई भी इंसिडेंट रे आएगी, जो भी रेज लाइट सोर्स से आती है उसको हम लोग इंसिडेंट बोलते हैं। ये होती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो भी लाइट सोर्स से आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये हिट की है मिरर को, स्ट्राइक की है मिरर से, तो वापस से लौट करके जाएगी, और वापस से जो लौट करके रे जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पे दोनों रेज मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पहला क्या लॉ बोलता है, पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। मतलब ये सब के सब कहाँ होते हैं, एक प्लेन में। ऐसे नहीं कि मिरर ऐसे रखा है, ऐसे सब है, ये प्लेन नहीं बच्चों। ये देखो बोर्ड के प्लेन में सारी चीजें आ रही हैं। ये जो मान लो ये x है, ये y है, तो एक्स वाई प्लेन में सारी की सारी चीजें लाई कर रही हैं। इसी प्लेन की बात करते हैं। ऐसे मिरर रखा हुआ है, इस प्लेन की बात बिल्कुल नहीं करते। मिसकंसेप्शन क्या होता है, हम लोग इस प्लेन को मान लेते हैं, लेकिन प्लेन मतलब क्या, सबके सब एक्स वाई प्लेन में ही आ रहे हैं। इसी प्लेन में एक्स वाई या वाई कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। देखो हाथ रखोगे पूरा का पूरा ऐसे फिसल जाएगा हाथ। तो इसी प्लेन पे सारे के सारे लाई करते हैं। ये क्या है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो आराम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से आप लिख सकते हो। तो क्या है, पहला तो ये है, दूसरा मैंने बता दिया पहले। देखिए दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। सबके सब कहाँ होते हैं बच्चों, सेम प्लेन पे होते हैं। ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये मैंने आपको बताया। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट इससे भी आसान है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जितना आप इंसिडेंट बढ़ाओगे रिफ्लेक्शन भी बढ़ता रहेगा। इस रे को नीचे 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 करते रहो और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जाहिर सी बात है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। तो ये हो गया आपके दोनों लॉज। और दोनों लॉज क्या है, वैलिड हर एक सरफेस के लिए। अगर आपका स्फेरिकल सरफेस आ गया, ऐसा नहीं है कि बस खाली वैलिड है प्लेन मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर है उसके लिए वैलिड है। अगर कोई और कैसे भी टाइप का, कैसे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाए, स्फेरिकल हो, प्लेन हो, कैसी भी हो, सबके लिए ये लॉज क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड क्या है, हर एक टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है। यहाँ लिखा हुआ देखो, दीज लॉ, पहला लॉ, दूसरा लॉ, दीज लॉज आर ट्रू फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर फ्लैट और कर्व। फ्लैट हो या फिर फ्लैट मतलब प्लेन, कर्व मतलब स्फेरिकल, कैसी भी टाइप की सरफेस हो सबके लिए वैलिड होता ही होता है। ठीक है, अब ये नोट आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका भी लेना चाहो इसका भी ले लो और फिर इसका भी ले लो। क्लियर है इतनी बातें? अब अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, आप एक गोला लो, ठीक है, एक क्या लो, ट्रांसपेरेंट स्फेयर। कैसा स्फेयर बच्चों, ट्रांसपेरेंट स्फेयर, मतलब ट्रांसपेरेंट सी एक बॉल ले लो और उसमें लगाओ कट। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सी बॉल में बना दो पहले। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक ट्रांसपेरेंट बॉल है। इस बॉल को समझ लो कि ये पूरी की पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, पूरी ट्रांसपेरेंट है। इसका कलर ट्रांसपेरेंट मतलब अंदर से खोखली है पूरी और ट्रांसपेरेंट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कट लगाया, मैंने लिया चाकू और लगा दिया एक कट। फिर मैंने क्या लिया, चाकू लिया और यहाँ पर एक ऐसे कट लगा दिया छोटा सा। अब कट लगाने के बाद जो मुझे मेरे पास आया सामान, वो कुछ ऐसा आया होगा, कुछ ऐसा चीज़ आया। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने आई, मेरी आंखों के सामने। तो मैंने क्या किया, उसका एक साइड पेंट कर दिया। मान लो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको कट लगाया, कट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा फ्लिप भी कर देते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाने के थोड़ा अच्छा दिखता है ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कट लगाया, यहाँ से लेकर के आया उठा करके, और यहाँ से उठा करके लेकर के आया, यहाँ यही मिरर से ही कटा है। मतलब ये स्फेयर है, इस स्फेयर से मैंने काट करके एक छोटा सा पार्ट में लेकर के आया हूँ और उसको ऐसे ला करके अपने पास रखा। उसका एक साइड जो उभरा हुआ साइड है, जो बम्प है, जो उभरा हुआ साइड है, उस पर क्या लगा दिया, उसको पॉलिश कर दिया। उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब जब मैं इधर साइड पॉलिश करूंगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, इस तरफ वाली,
क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ वाली क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग। अगर मैं ऐसे इधर पेंट कर दिया तो इधर क्या बन जाएगा, एक शीशा बन जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। अब ये मिरर जब बन जाएगा तो इसमें देखूंगा अपना चेहरा दिखेगा, मतलब ये इधर वाला पार्ट मिरर बन जाएगा। और जब इधर वाला पार्ट मिरर बनता है तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। अच्छा, देख के पता चल रहा है ये गुफा जैसे बन रहा है, गुफा के अंदर लाइट जा रही है और लाइट रिफ्लेक्टिव सरफेस से ही जाएगी, तो गुफा के अंदर जब लाइट जा रही है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। मैंने इसी तरह याद किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो गुफा के अंदर जब लाइट जा रही है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। अब क्या किया, पहले इसको थोड़ा काटना पड़ेगा, मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको काट करके, ताकि काटना है ना, क्रॉप ठीक है, क्रॉप करना है। अगर क्रॉप से मैं इसको क्रॉप करके बस खाली इतना सा पार्ट छोड़ूंगा जितने में ये लिखा हुआ है, ताकि हेडिंग देखने में आपको दिक्कत ना हो। बस खाली हेडिंग का ही काम है और बाकी कुछ लिखा है नहीं, ठीक है बस, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट मैंने कट कर दिया, अब इसको थोड़ा छोटा मोटा करके उधर भेज देते हैं, थोड़ा छोटा करके उधर भेज देते हैं। अरे पूरा सेलेक्ट हो गया, ये हमारा कैसा बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब कॉनकेव मिरर बना के मैंने साइड रख दिया, फिर कॉनकेव मिरर बनाया, उसको कह दिया भाई तुम साइड रहो, थोड़ी देर वहीं बैठ हो जाएगी कोने में, तुम बन गए, अब तुम साइड रहो, ठीक है। अब क्या किया, अब लिया दूसरा पार्ट। अब अगर वो पार्ट को मैंने क्या किया होता है, ऐसे पार्ट है, ठीक है, ऐसे पार्ट लिया। अब इसका मैंने अंदर वाला पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, उभरे हुए पार्ट से, मतलब बम्प वाले सरफेस से। अब बम्प वाले सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आए हैं, ये दोनों सर आए हैं ये स्फीयर से, ये जो स्फीयर था इससे कट करके बने हैं, इससे काट करके मैंने क्या बनाया है, ये चीज बनाई है। और ये याद रखना, जो भी हम सिलेबस में पढ़ते हैं ना, जो भी हमारा सिलेबस है उसमें जो मिरर्स हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर है, उनका एपर्चर बहुत छोटा है। एपर्चर मतलब ये समझाऊंगा मैं, बाकी अभी समझ लो। एपर्चर मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये मिरर्स क्या है, बहुत छोटे छोटे। एपर्चर मतलब होता है बच्चों, ये द्वारक, हिंदी में द्वारक बोलते हैं, ज्यादा सेंस बनाता है वो, कि मतलब जिस एरिया से लाइट पास हो रही है उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। जैसे आप कटोरा लिया, कटोरे का ये पार्ट जहां से लाइट आपके पास हो रही है, मैंने इसको काटा, काट के निकाला तो कटोरे जैसे दिख रहा है। अब कटोरे का वो पार्ट जहां तक लाइट आ जा सकती है उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। मतलब समझ लो मिरर का जो साइज है, जहां से ये गेट है, जहां से लाइट जा सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में जो है जितने भी मिरर्स हैं वो कैसे, बहुत ही ज्यादा स्मॉल एपर्चर के हैं। कैसे हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्मॉल एपर्चर के हैं। अब क्यों है आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे इस बारे में, बट ये समझना क्या है, एपर्चर बहुत छोटा है। अब जब बात आ ही गई है टर्म रिलेटेड टू मिरर के, तो हम टर्म के बारे में और पढ़ भी लेते हैं। पहला टर्म क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये क्या है, कर्वेचर मतलब होता है किसी भी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। अब इस कर्वेचर का रेडियस क्या होगा, जो कि इस स्फीयर का रेडियस है। क्या होगा बच्चों, जो इस स्फीयर का रेडियस है वही क्या होगा, इस कर्वेचर का रेडियस। तो इसका इस रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इस कर्वेचर का भी रेडियस क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कहीं इसका रेडियस होगा। मतलब यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर होगा, यहाँ सेंटर है। अब ये क्या होगा, सेंटर से लेकर के, अब ये जो मेन जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्री का मतलब अगर कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो ये कागज है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा बीच में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है एकदम बीचों बीच का पार्ट, उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम लोग प्यार से पोल बोलते हैं। अब पोल और सेंटर मतलब ये पोल क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस पे भी आ गया। पोल क्या होगा बच्चों, सर्कमफ्रेंस पे ही तो आएगा, कहीं सर्कमफ्रेंस से सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसी को तो रेडियस बोलते हैं। और इस पार्ट को मिरर के क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स से बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज कॉन्वेक्स मिरर से। जनरली लोग कॉन्केव से शुरू करते हैं, मेरे पास कॉन्वेक्स पढ़ा था तो कॉन्वेक्स से स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अब कॉन्केव को भी उठा लाते हैं, बुरा मानना होगा, इसको भी उठा लाते हैं। अरे 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 सर्किल महाराज आप वहीं रहिए, आपको थोड़ी बुलाया गया है, बुलाया गया है हमने बस खाली अपने प्यारे कॉन्केव, आपके पार्ट को बुलाया गया, आपको साथ में ही आओगे, नहीं मानोगे यार, मत मानो यार, हमारे पास कमी है क्या। कॉन्केव बड़ा बड़ा बना रहा हूँ बस समझने के लिए, आप लोग बनाइएगा जरूर, इसको बना लेंगे तो आपको पार्ट वैसे ही। मैंने क्या बोला था, एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है बीच का पार्ट, उसको पोल बोलते हैं। पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा सेंटर,
जिस स्फीयर से कट के बना है उस स्फीयर के सेंटर ही, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन आती है तो वो जिस पॉइंट से हो करके गुजरती है उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। ये रेडियस यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। क्या समझ में आया आपको? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने लेजर लाइट ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट मारी, अब ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां से होकर के जाएगी जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे। अब ये तो कॉन्केव में तो ऐसा होता है, कॉन्वेक्स में ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि चीर के तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, इधर गई ऐसे चली जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से होकर जाएगी। तो ये हमारी आंखें अगर वहां से देख रही होंगी, हमारी आंखें क्या होती है, बेवकूफ, तो हमारी आंखें जब वहां से देख रही होंगी वो सोचेंगी इधर से लाइट आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी। अभी वर्चुअल और रियल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैंने क्या समझाया अभी, जब जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जिस पॉइंट से होकर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में एक डिफेक्ट है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है, ये वाला पार्ट मैंने समझाया, थोड़ा ऊपर से गया होगा, कि हमारी आंखें जहां से लाइट की रे आ रही है, हमें क्या लगता है, हमारी आंखें जबरदस्ती वहीं पे इमेज बनाना शुरू कर देती है, वहीं पे ऑब्जेक्ट को रखना शुरू कर देती है। जो लाइट की रे दूर से आने मेरी आंखों के सामने, तो मुझे क्या लगेगा, जहां से लाइट की रे आ रही है वहीं कहीं ऑब्जेक्ट होगा, वहीं कहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, तो क्या लाइट की रे ऐसे गई, अब यहाँ से कोई आंखें अगर देख रही होंगी तो उनको क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ फोकस से होकर के आ रही होंगी, लाइट की रेस कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही होंगी। ये इल्यूजन हमारी आंखें खुद ब खुद क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब यही इल्यूजन की वजह से रिफ्लेक्शन सब कुछ हमें दिखता है। ठीक है, अगर हमारी आंखें बहुत ज्यादा होशियार होती हैं, वैसे तो हैं होशियार, लेकिन अगर और भी ज्यादा होशियार होती है तो हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कुछ भी पता नहीं चल पाता। ठीक है, क्या ये बातें आपके दिमाग में घुस रही हैं, समझ में आ रही हैं, आ ही रही होंगी समझ में, जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ टफ चल ही नहीं रहा है। ठीक है, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, मेन पार्ट जो सेंटर वाला है, मतलब जो जिस ये कर्व से बना है, जिस स्फीयर से बना है, उसका सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। फोकस क्या हो गया, लाइट जहां से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई तो जहां से भी होके जाती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। ये भी क्या हो रहा है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर स्फेरिकल मिरर में आपको नॉर्मल बनाना है ना, चलो समझा दो, बात आ ही गई है तो बात आगे तक जाएगी। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे इस पे नॉर्मल पता करना है, इसका नॉर्मल कहाँ पर है, तो एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए, वही क्या होती है, इसकी नॉर्मल होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए वही क्या होती है बच्चों, इसकी नॉर्मल होती है। जैसे यहाँ से होकर के जा रही है, मुझे वापस से रिक्रिएट करना होगा, सीन को रिक्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी लाइट इंसिडेंट होती है, वो अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल कहाँ से कहाँ बनता है, एक ऐसी लाइन बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को चीरते हुए चली जाए और सर्कमफ्रेंस पे जाके मिले, वही क्या होता है, इसका नॉर्मल होता है। वही क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल। प्लेन मिरर का क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे भी गिरा दो वो बन जाएगा नॉर्मल। फिर इसमें क्या होता है, ऐसी लाइन बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए। तो मैंने क्या बोला, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल से गई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब उस एंगल से जब रिफ्लेक्ट होकर के आई तो आपने क्या देखा, जहां से होकर के जा रही है वही पार्ट क्या है, फोकस है। वही पार्ट क्या है बच्चों, फोकस। ये डिस्टेंस रेडियस होती है और ये डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से लेकर के फोकस के डिस्टेंस को। और हर एक डिस्टेंस हम कहां से मेजर करना शुरू करते हैं, पोल से। पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, अब ये फोकस से लेकर के यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। आपने बचपन में क्या पढ़ रखा था सर, R = F/2 हुआ करता था। अब ये देखो, ये हमेशा के लिए ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये कब ट्रू है, ये बस खाली ट्रू है वेरी स्मॉल एपर्चर, जब मिरर का एपर्चर क्या हो, छोटा हो। स्मॉल एपर्चर वाले मिरर के लिए ट्रू है। अदरवाइज हमारे पास एक फार्मूला और आता है, उस फार्मूले को भी हम देखने वाले हैं। देखने वाले क्या है, डेराइव करेंगे रियल फार्मूला, रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में रियल रिलेशन अभी डेराइव करेंगे। लेकिन हमारा जो 99% टाइम है हमें यही वाला रिलेशन यूज करना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें हमने पहले ही बताया था स्मॉल एपर्चर की चीजें ही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा और आगे बढ़े। ठीक है, और क्या था, सॉरी, और कौन सा पार्ट था, इतना था। एपर्चर मैंने आपको समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस, फोकस, फोकल लेंथ सबको समझा दिया है। अब सबके अगर आप डेफिनेशन या फिर यहाँ से फिगर बनाना चाहो, यही चीज क्या होगी, कॉन्वेक्स के लिए, और यही चीज कॉन्केव के लिए भी होगी। ठीक है, अगर आप इसका फिगर बनाना चाहो सारी चीजें बना सकते हो यहाँ से देख करके। और अगर आपको ये फिगर देखो, हैंडमेड फिगर ज्यादा अच्छा बनता है, ज्यादा चीजें समझने को मिलती है, तो हैंडमेड फिगर भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर इन सबकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम में पक्का आ सकती है,
तो क्या क्या टर्म्स है, एक पोल है, पोल क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब मैं हट जाता हूँ, फोटो ले लो, फिर समझाऊंगा, ले लिया होगा फोटो आप लोगों ने। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच मिरर अ पार्ट, जिस ऐसे स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर का भी पार्ट रहा होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाई ऑन अ प्रिंसिपल है, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस में बताना भूल गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, मतलब मेन जो एक्सिस है मिरर की वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ही है। सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। कॉनकेव मिरर में सामने होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है बच्चों, देखो यहाँ दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ कॉनकेव मिरर एंड बिहाइंड द मिरर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था आपको, फालतू की बकवास दी हुई है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग द पोल, सेंटर और पोल से जो पास हो रही लाइन से क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, मैंने आपको समझाया था, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाती है तो डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज होकर के जहां से होकर के जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज, या फिर कॉनकेव मिरर होता है तो रियल में जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसमें से जाते हुए दिखती है, हमारी आंखों का इल्यूजन हो जाता है कि फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। और ये बार बार पूछा जाता है, फोकल प्रिंसिपल फोकस, इसकी डिफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, एपर्चर आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, अपनी कन्वीनियंट के लिए कुछ चीजें हमने बनाई होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से साइन कन्वेंशन बोलते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। उसे क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। तब तक मैं आप चाहो लिख भी सकते हो इसको, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो पहले हम समझेंगे चीजों को, ठीक है। पहला क्या चीज है, पहला रूल क्या है बच्चों, पहला रूल सेंटर कर वो साइन कन्वेंशन को बोलता है कि सारे डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करनी है, पोल यहाँ का राजा है, सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो पोल के इधर की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। जिधर इंसिडेंट रे मान लो इधर जा रही है ना, और पोल क्या है हमारा, पोल ओरिजिन है, तो ओरिजिन के इस तरफ अगर मिरर आपकी वो रे कहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड में जा रही है, तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड, अगर रे सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो लेफ्ट में सारी चीजें, पोल के लेफ्ट में सारी चीजें पॉजिटिव, और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। समझे बच्चे, समझ में आया कि नहीं, इधर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, और उधर की सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव। समझ में आया, जिस रास्ते पे जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, पोल से उस डायरेक्शन की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीजें नेगेटिव, पोल से उस तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीजें नेगेटिव। बस यही इतनी सी बात बोलता है पहला लॉ, मतलब ये दो चीजें हो गई। और अगर हाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, नीचे की तरफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, यही चीजें यहाँ दे रखी है। देखो, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, ठीक है, पोल से आपको मेजर किया जाता है, ठीक। अब देखो, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, दैट्स इट। इतनी सी बात थी साइन कन्वेंशन में, और ये चीजें इतनी सी तो हैं लेकिन काम की बहुत है बच्चों, चीजें तो इतनी सी हैं लेकिन काम की बहुत ज्यादा है। और ये आप न्यूमेरिकल या रे डायग्राम कुछ भी बनाओगे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत ज्यादा, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इस साइन कन्वेंशन पे। ये साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया तो 80% न्यूमेरिकल आपके सॉल्व। न्यूमेरिकल तो कुछ होते नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, बस में साइन कन्वेंशन लगा करके नॉर्मल सा प्लस माइनस करके ही आंसर निकालना होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन आपको उसके लिए आना चाहिए। चलो अब देखते हैं पहले चीजें, कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पर। मान लो ये साइन कन्वेंशन से आप आंसर खुद से दीजिएगा पहले। ये क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, तो इतना भी रफ नहीं बनाएंगे यार। ये इसका क्या है, पोल है। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको, अगर पता है तो जरूर बताइए कमेंट में। और ये सेंटर और ये है फोकस, ठीक है। अब बताओ जो इसका फोकल लेंथ है, ठीक है, पोल से लेकर के फोकस की दूरी को ही फोकल लेंथ बोलते हैं, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। बहुत सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं ऑप्शन यहाँ दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है पॉजिटिव,
ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है कैन बी, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर आपको कमेंट में लिखना है, उसके बाद वीडियो देखना है। चालाकी नहीं कि आगे वीडियो को फॉरवर्ड किया, आंसर देखा, फिर कमेंट में लिखा, ठीक है बच्चों। टाइम लैब को टाइम उसमें ऑप्शन आता है ना कमेंट करते टाइम, टाइम पे क्लिक करना, आंसर देना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने में, मुझे आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। तो बताओ क्या होगा। अच्छा देखो क्या हो सकता है, इंसिडेंट रे इधर से आएगी क्या, इधर से इंसिडेंट रे आ सकती है। अरे मिरर यहाँ रखा हुआ है, आप इसके पीछे जाकर के क्या अपने चेहरे को देख पाओगे, इससे कोई लाइट पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इंसिडेंट रे तो जाहिर सी बात है, इंसिडेंट रे का आपने डायरेक्शन देखा इधर से ही जा रही है, मतलब इस तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, इस तरफ सारी चीजें नेगेटिव, इस तरफ सारी चीजें नेगेटिव। अब समझ में आया, समझे अब समझे कि नहीं। तो फोकस किधर है, इस तरफ पोल से, इधर है फोकस, इधर है फोकल लेंथ पोल से। तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो फोकस होता है ना, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। फोकस कैसा रहता है, नेगेटिव। देखो इस तरफ पोल के इस तरफ फोकस है तो नेगेटिव हो, जाहिर सी बात है। और इंसिडेंट रे इधर से तो नहीं आ सकती है ना, कहीं मन में ऐसे ख्याल तो, इतने गंदे ख्याल तो नहीं आ रहे कि सर रे इधर से भेज दिया जाए तो, रे इधर से भेज दिया जाए तो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पीछे पॉलिश्ड है, इधर से रे आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे गंदे ख्याल मन से निकाल दो तुरंत ही, ठीक है, ज्यादा देर तक मत रखना और किसी के सामने बोल मत देना ये चीज, ठीक। अब देखना ऐसे हो रहा है, ठीक। अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। अच्छा अब इसमें दो तीन चीजें और है, एक होता है यू, यू मतलब दो तीन टर्म और यूज होते हैं। एक होता है यू, यू मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब समझ लो कि पोल से, कहां से बात हो रही है, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, यू बोलते हैं। और वी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वी बोलते हैं। अब देखो यू क्या होगा, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, यू क्या होगा, यू क्या होगा बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, क्या पीछे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते सर, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखना पड़ेगा, यहीं कहीं रखना पड़ेगा। तो पोल से इधर साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। तो यू भी क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अब वी की बात करें तो इमेज आगे भी बन सकती है, मिरर के अंदर भी इमेज बन सकती है और मिरर के बाहर भी इमेज बन सकती है, दोनों तरफ इमेज बन सकती है। तो वी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या पता चला, कॉनकेव मिरर का जो यू होता है वो नेगेटिव, एफ नेगेटिव, वी क्या हो सकता है, कुछ भी, कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, आ रही होंगी, जाहिर सी बात है। अब मैंने क्या बात की, कॉनकेव की बात की, अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। अब बात किसकी करते हैं, कॉन्वेक्स की करते हैं। कॉन्वेक्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखो ये क्या है, ये है पोल, ये क्या है, ये फोकस, और ये क्या है बच्चों, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बताओ, हाँ अब वापस से सेम सवाल, फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोच के बताओ, सोच के बताओ। अब ये वाला ऑप्शन तो कोई नहीं लगाएगा, ये वाले ऑप्शन को कोई टिक नहीं लगाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक होगा। सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, ऑब्जेक्ट तो हमें यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, इंसिडेंट रे इधर से जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट रे, अगर मैं बात करूँ लाइट सोर्स की, इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे तो यहीं से जाएगी ना हमेशा, मिरर इधर तो इंसिडेंट रे इधर जाएगी। तो इधर सारी चीजें पॉजिटिव, इधर सारी चीजें पॉजिटिव और इधर सारी चीजें नेगेटिव। देखो फोकस यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या होगा, सारी चीजें बच्चों पॉजिटिव है, तो फोकस इसका क्या होगा, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बात करें यू की, यू तो इधर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे, जाहिर सी बात है मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यू क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। मतलब हर सूरत में यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब चाहे आप सामने रखो, मतलब कॉनकेव की बात करो या कॉन्वेक्स की, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, सामने ही रखना पड़ेगा, तो यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब इसका जो व्यू होता है ना बच्चों, याद रख लेना, अभी रे डायग्राम हम बनाएंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी इमेज हमेशा इधर ही बनती है, ठीक है, हमेशा इमेज क्या बनती है, इधर ही बनती है। ये चीज अभी रट लो, अभी मैं रे डायग्राम बनवाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो बच्चों क्या था, हम कल ये पढ़ रहे थे, लेकिन कल क्या हो गया, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। ग्लिच क्या आया, जो iOS 26 है ना,
भाई अगर आपके घर में आईफोन किसी के पास होगा या आपके पास अगर आईफोन होगा तो उसमें देखना iOS 26 जब से ये अपडेट आया है इतना ग्लिची अपडेट है। तो क्या किया था मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मैं आईफोन में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी वॉइस पता नहीं कहाँ चली गई, वॉइस आ ही नहीं रही थी वीडियो में। तो अब मैंने कल देखा इस चीज़ को तो दोबारा रिकॉर्ड करने का टाइम मिल नहीं पाया, अब जाके आज जाके टाइम मिला। लेकिन आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो सेम डे वीडियो डिलीवर हो रहा है, मतलब एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल रही है मिला जुला करके। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ हमें निकालनी थी। अच्छा, फोकल लेंथ का बचपन में एक फॉर्मूला आप पढ़ते आते थे, R/2। क्या ये फॉर्मूला आपने कभी देखा, सुना या किसी के मुझे से सुना है? अगर आपने 10th में पढ़ाई की होगी, फिजिक्स पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स आपका रहा होगा, ICSE में भी रे ऑप्टिक्स है, CBSE में भी है एंड यूपी बोर्ड में भी है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सब में ये चीज है, ठीक है। तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ये ट्रू कब होता है, 90% टाइम ट्रू होता है। हमारे फिजिक्स में जितना हम पढ़ेंगे उसमें तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। कैसे ट्रू होगा ये बस खाली ट्रू तब होता है जब आपके पास जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मिरर है, वो मिरर का अपर्चर क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। और मैं ये लेक्चर जब से शुरू हुआ है मुझे लगता है 5-6 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में वही मिरर्स हैं जिनका एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा हो। जब एपर्चर छोटा होगा तब जाके ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। अब इसी का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं और रियल फॉर्मूला भी निकालेंगे जो हर जगह वैलिड होता है, वो फॉर्मूला भी निकालेंगे और इस फॉर्मूले को हम डराइव करके आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम बना लेंगे अपना रे डायग्राम, बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा अच्छा बनाएंगे बच्चों, थोड़ा सुंदर सा। मैंने क्या बनाया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये गलत फहमी मत रहिएगा कि बस खाली सर अगर कॉन्वेक्टिव से कर रहे हैं तो कॉनकेव से भी हो सकता है, कॉन्वेक्स से भी हो सकता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसी से दिया तो मैं इसी से करूंगा प्रूफ। जाहिर सी बात है हम एनसीईआरटी के ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, आप खुद करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर चाहते हो मैं प्रूफ करके दिखाऊं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपकी डिमांड भी देखी जाएगी, पूरी की जाएगी। अब क्या क्या होता है आपको सब कुछ पता है, ठीक है। एक मिरर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपको सब कुछ पता है, आपने पढ़ा है अभी जस्ट। क्या क्या होता है बच्चों बोलो। ये होता है सर पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। यहाँ होता है कहीं फोकस और यहाँ पे कहीं क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी सारी की सारी बातें आपके दिमाग में घुस रही है? जाहिर सी बातें घुस रही होंगी। तो आपने क्या किया, एक रे को लेकर के आए, एक रे ऑफ लाइट आप उठा करके लेके आए, ठीक है। ये भी येलो कलर की लाया जाए, ठीक है, येलो कलर की लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट लेकर के आए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अभी क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, नॉर्मल कैसे बनती है आपको पता है? अगर कोई भी कर्व मिरर हो तो उसकी नॉर्मल कैसे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है नॉर्मल। अरे नहीं गई तो इसको भेज देंगे अभी, ठीक है। मेरे पास तो एडवांटेज है, मैं इसको मिटा के सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे कर दूंगा यार, ठीक है। कहाँ से जाता है नॉर्मल, अगर हमें ड्रॉ करना है तो कहाँ से गुजारना पड़ेगा? अगर देखो नॉर्मल क्या होता है, प्लेन मिरर पे करना है तो परपेंडिकुलर बना दो, लेकिन अगर हमें क्या करना है, स्फेरिकल मिरर पे करना है तो उसका नॉर्मल एक ऐसी लाइन बनाओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल से जब गई है तो क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट होते हैं तो वो फोकस से होकर जाते हैं। जाहिर सी बात है ये सब आपने पढ़ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें पढ़ी हैं। क्या इतनी बातें सबको दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं? इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज है। ये वाला डिस्टेंस पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, और ये डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये एंगल अगर थीटा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा। मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ तभी वो फोकस से जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जेड की तरह बन रहा है। जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लास 8th 9th का बेसिक, क्लियर है ये चीज। अब ये दो जब एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतना ट्राइंगल, इतना ट्रिग्नोमेट्री आपकी समझ में आ रहा है? पहले क्या हो, ये एंगल इसके बराबर हो गया, फिर जब ये ट्राइंगल की बात करूं, ये छोटे से ट्राइंगल के, इसको एम नाम दे देते हैं, CMF की अगर मैं बात करूं, CMF नथिंग का सब ब्रांड है, ठीक है। टेक्निकल बातें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक टेक चैनल भी है, मैं टेक यूट्यूबर भी रह चुका हूँ, बाकी किसी दिन आपको फुर्सत से बताऊंगा, उसकी लिंक भी दूंगा। बाकी क्या है ये CMF, क्या है बच्चों, ये CMF ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। हिंदी में
बड़ा खतरनाक सा नाम है हिंदी में। बाकी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो इक्वल साइड्स के बीच से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या समझे? अगर हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो उसकी जो दो इक्वल साइड है उसके अपोजिट वाली साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ठीक है, हम परपेंडिकुलर भी बनाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया, सारी चीजें बढ़िया से होंगी, बाकी कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे हम। ये क्या बना दिया मैंने? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये वाली लाइन को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, हाफ हाफ डिवाइड करेगा। अच्छा, ये पूरी लाइन कितनी है? सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस होती है। अरे सर ये तो रेडियस है, तो रेडियस का आधा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? अरे r/2 ये तो बन गया। ये क्या बन गया? r/2। और इतने पार्ट को अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अरे ये f + x = r, कोई दिक्कत? f और x को मिला करके क्या बना है? r बना है। यहाँ पे लिख भी देते हैं f + x = r या फिर x = r - f। कोई दिक्कत किसी को? अरे मैंने इतने पार्ट को x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब देखो एक ट्राइंगल हमारे पास मिला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। क्या मिला? एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। इसका ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपो होता है। अरे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपो होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के नीचे वाला बेस होता है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं दोबारा बनाऊं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। इस ट्राइंगल को बढ़िया से राइट एंगल ट्राइंगल हाँ मिल गया। अगर मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूं तो कुछ ऐसा बनेगा ट्राइंगल। और इसमें मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। थीटा यहाँ पर है, थीटा जहाँ थीटा है वहां पे सी है, जहाँ 90 डिग्री है इसको एन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पर क्या है? 90 डिग्री, वहां एन है। और 90 डिग्री जहां पर नहीं है वो एफ है। क्या इतनी बातें आपको दिख रही हैं? इतनी बातें आपको विजुअल हो रहा है, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, विजुअलाइज। सॉरी, ये सी एन क्या है? r/2 है। सी एन क्या है बच्चों? r/2 है। और ये हाइपो 90 डिग्री के सामने वाला सी एफ क्या है? x के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाऊं, प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, cos थीटा = क्या हो जाएगा? cos थीटा = क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। अच्छा, इसका बेस क्या है? r/2 और हाइपो क्या है बच्चों? x है। या इसको बोल सकते हैं cos थीटा = r/2x। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2x = r/cos थीटा। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x = क्या हो जाता है? r/2 cos थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई? x गलती से लिख दिया, cos थीटा। क्या ये आपको x की वैल्यू समझ में आई? मैंने कैसे निकाला ये? मैंने x की वैल्यू कैसे निकाला? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? अरे बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया। कौन सा रेशियो लगाया? cos थीटा लगाया। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। अरे बेस अपॉन हाइपो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे और भी चीजें होती हैं याद करने की ट्रिक, जो भी आपको याद है। बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो लगाया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू निकाल दी तो x की वैल्यू क्या होती है? r - f के बराबर होती है। तो x की वैल्यू मैंने क्या लिखा? x की वैल्यू निकाली थी तो इसको क्या लिख सकता हूँ? r - f = जो भी हमारी वैल्यू आई है r/2 cos थीटा। अच्छा, r/2 cos थीटा। अब मुझे f की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन सबको इधर ले आओ, f को उधर भेज दो। तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, f = f को उधर भेजा और ये r/2 cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? sec थीटा। क्या बन जाएगा? sec थीटा। तो ये रियल जो फॉर्मूला है, जो रियल लाइफ में फोकल लेंथ और इसके बीच में रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वो ये है। क्या है बच्चों? वो ये रिलेशन है, sec है। ठीक है, sec। क्या बात समझ में आ रही है? रियल रिलेशन है। अरे कैसे ले गया वो मत पूछना। f उधर चला गया, इसको इधर ले आया और बाकी मैंने इधर उधर उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। तो रियल तो ये है, फोकल लेंथ का जो रियल फॉर्मूला है वो ये है। लेकिन हमारे जो बुक है उसमें क्या है? एपर्चर बहुत छोटा है। इसका एपर्चर बहुत छोटा हुआ तो एंगल भी क्या हो जाएगा? एपर्चर छोटा रहेगा। इमेजिन करो तो ये एंगल्स भी सबके सब क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे होते जाएंगे। और जब भी एंगल छोटा होता है, अरे जब भी एंगल छोटा होता है, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? cos थीटा होता है 1 के बराबर। और cos थीटा को 1/sec थीटा बोलते हैं। तो 1/sec थीटा भी क्या होता है? 1 के बराबर। तो sec थीटा भी किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। जैसे cos थीटा 1 के बराबर होता है, वैसे अगर एंगल बहुत छोटा है तो sec थीटा भी 1 के बराबर होगा। तो फोकस का जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? r - r/2 विच इज, r में से r/2 घटाओगे कितना आ जाएगा? r/2। तो हमारे पास फोकस का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन के आएगा? सॉरी, क्या बन के आएगा? r/2 के बराबर बन करके आएगा। ये हमारा हो गया मेन फॉर्मूला जो हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते हुए आए थे। और रियल फॉर्मूला क्या है? रियल हीरो कौन सा है? ये यहीं से आया है वो वाला फॉर्मूला।
ठीक है। अब अगर अपर्चर बड़ा हो जाए तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये बाकी आप हायर क्लासेस में जाकर के ये फॉर्मूला भी यूज करोगे। ठीक है, बाकी इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो इक्वेशन, मिरर की इक्वेशन, ठीक है, देख लो एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है फिर नहीं, वरना मेरा पोपट हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है, अब मिरर इक्वेशन की बात करते हैं। मिरर इक्वेशन या फिर कुछ लोग इसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं यार, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसी को, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके आगे भी कुछ चीजें हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन है जो कि हम अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या होता है मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या हुआ है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, होता है कि नहीं ये फॉर्मूला। अब सर ये मत बोलिए कि ये भी आपने गलत पढ़ा है बचपन से, नहीं यार, हर एक चीज गलत नहीं पढ़ाई गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बस हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डेराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या करने वाले बच्चों, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखें इस मतलब टॉपिक में, अब देखो क्या है, एक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स है, अगेन आप इसको कॉन्वेक्स से भी प्रूफ कर सकते हो, मैं कराता भी था प्रूफ, लेकिन ये एनसीईआरटी में है नहीं तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नीट में तो डेरिवेशन आता नहीं है और बोर्ड एग्जाम में भी जब डेरिवेशन आएगा तो आप कोई भी तरीके से डेराइव कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर है पोल, यहाँ पर है कहीं फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर फोकस ना भी बनाए तो भी क्या होगा हमारा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल आपने बना लिया है, फोकस बना ही दो यार, जब बन ही रहा है तो बना दो। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बाकी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, इस ओ पॉइंट पे क्या रखा है बच्चों, कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। अब एक रे को ऑब्जेक्ट की, अच्छा इमेज फॉर्मेशन के मैंने रूल अभी नहीं पढ़ाए हैं, बाकी समझ लो। अगर इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वापस से उसी मीडियम में चली जाती है। रूल अभी पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ, ये रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। अरे कलर आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है चेंज, टेक्नोलॉजी। ठीक है, हो गया चेंज। ठीक है, एक रे तो हमने ये बना दी। अब अगली रे देखो, अगली रो के भेज देते हैं ऊपर, ये भी ग्रीन कलर में रहेगी, जब ये ग्रीन है तो क्या गई, यहाँ पर गई। अरे यार क्या कर रहे हो तुम भाई, बीच में क्यों आ जाते हो। ठीक है, देखो हमने एक वादा किया था कि जो भी बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये कायदे से तो बना नहीं है तो उसको कायदे से करेंगे अभी। अरे हट जा भाई तू। ठीक है, अब कायदे से बनाएंगे। क्या है, इंसिडेंट रे हमारी किस कलर से बनाया जाए, ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ओ से निकली, ओ से निकली। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो वापस से उसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, वापस से क्या होगा बच्चों, उसी मीडियम में लौट जाएगी, जहाँ से गई वहीं से वापस लौट गई। ठीक है, वहीं से वापस लौट आई। मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी आपको। अब क्या होगा, एक रे को और उठा, जिसको ऊपर भेजो कहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है। अब ये क्या होगी, ये रे फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल कहाँ से होकर जानी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जानी चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जानी लगेगी। ठीक है, कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जिस एंगल से आपको रे गई है उसी एंगल से रे क्या होगी, वापस भी आ जाएगी। जिस एंगल से आपकी रे गई है उसी एंगल से रे वापस भी आ जाएगी। अब यहाँ पे फोकस का कुछ काम नहीं है एज सच, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तब तो फोकस से आती जाती, एज सच फोकस का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं फोकस को मिटा ही दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ लगभग एंगल बराबर हो गए। ठीक है, फोकस का कुछ काम नहीं है। तो जहाँ पे दोनों रेज मिलेंगी, जहाँ पे बच्चों दोनों रेज मिलती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे दो रेज मिलती हैं वहीं पे क्या होता है बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन। अब इसको कुछ लेबलिंग करेंगे, कुछ नाम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, एक रे गई ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे आ गई। ठीक है, अब देखिए ये एंगल क्या है, थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होता है, इमेज जहाँ पे बन रही है वो डिस्टेंस पोल से क्या होता है, वो डिस्टेंस पोल से सर होता है v, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और ये पूरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पार्ट क्या होता है, जो जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको u बोलते हैं। अच्छा ये p जो है यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है, ये बहुत ज्यादा, इसका एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है,
इसका एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है, तो मतलब यहाँ पे अगर एक पी डैश पॉइंट मान लूँ मैं, थोड़ी देर में क्या करूँ, सपोज कर लूँ यहाँ पे कोई पी डैश पॉइंट है, थोड़ा फील लेंगे पूरा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ परपेंडिकुलर मुझे बनाना था ना, इस डिस्टेंस को पी डैश मान लूँ, तो हम ये मानते हैं जो पी है ना वो पी डैश के ऊपर ही है। क्या मानते हैं, कुछ एजम्पशन है, पी को पी डैश के ऊपर ही मानते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे करते हैं। अब ये डिस्टेंस को थोड़ा सा पी से जो हमने माना है, ठीक है कोई पी और पी डैश क्या है, आपस में एक के ऊपर एक है। तो अब देखिएगा यहाँ, अब इस एंगल को जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको अल्फा मान लेते हैं, जहाँ इमेज बन रही है उसको बीटा मान लेते हैं, जो इमेज वाला है उसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। किसी को भी अल्फा बीटा गामा आप लोग मान सकते हो, कोई इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, देखो दो इंटीरियर एंगल का सम नॉन करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो मैं अगर निकालना चाहूँ, देखो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। पहली इक्वेशन ये बन गई। ये वाले ट्राइंगल में मैंने देखा, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एम कुछ कर देते हैं, तो क्या नाम रख दूं मैं इसका, OMC, इन ट्राइंगल OMC की बात करें, ये हो जाएगा गामा। अब देखिएगा, अब इस वाले ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल में यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरे ट्राइंगल में बात करते हैं, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो MNC, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल MNC में अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम, मतलब गामा प्लस थीटा का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, हाँ ठीक है, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 बन जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 आपको देख के पता चल रहा है क्या दोनों आपस में इक्वल है। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें क्या होंगी, कट जाएंगे अभी। अरे हाँ, थोड़ा सा मुझे क्रॉप करना पड़ेगा ताकि मैं छोटा बड़ा कर सकूँ इस चीज़ों को। छोटा 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 हो जा भाई। अब एक ही पेज पे अगर डेरिवेशन आता है ना तो ज़्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है, और मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। बाकी अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, छोटा 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 छोटा, पूरे को ही छोटा कर देते हैं, चलो पूरे को ही छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं इसको छोटा कर दूँ, अरे शिट, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने छोटा कर दिया, यहाँ साइड में कर दिया। अब समझ में तो आ गया होगा आप लोगों के। अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए, अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब गामा को उधर भेज दो, अल्फा के लिए इधर ले आओ, तो 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी? माइक क्यों बंद हो रहा है? तो फील आया होगा, ये थोड़ा माइक में कुछ दिक्कत आ गई थी, बाकी देखो फील आया होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, ठीक। अब इतनी चीजें क्या समझ में आ गई है, हमें एक इक्वेशन आराम से मिल गई है, ठीक है, अच्छी खासी इक्वेशन मिल गई है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो क्या होता है, 10, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो 10 अल्फा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। अब बीटा भी बहुत छोटा है, पैरा एक्सियल रेज है, एपर्चर बहुत छोटा है तो सारे एंगल छोटे छोटे होंगे। अब बीटा भी क्या है, बहुत बहुत छोटा है, अगर बीटा भी बहुत छोटा है तो 10 बीटा क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं गामा की, गामा भी क्या है, गामा भी क्या है, बहुत बहुत छोटा है, तो गामा बहुत छोटा है तो 10 गामा इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, गामा के। तो अल्फा बीटा गामा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 10 गामा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। क्या ये चीजें मैं लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इतना लिखने में? अब देखिए यहाँ से 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यूज निकाल लो। 10 अल्फा अल्फा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, लाइन सीधी मानी थी, इसको एच मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा का पूरा यू है, परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर वाला है। अरे मैं अगर अल्फा की बात करूं, अल्फा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यू अपॉन एच अपॉन, अरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो इतनी चीज नहीं याद है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच है, बेस क्या है, यू है, तो 10 अल्फा की वैल्यू जो है यहीं पे लिख लेते हैं। 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन यू। और बात करूंगा 10 गामा की,
tan गामा की बात की जाए तो, अगर tan गामा की बात की जाए, ये गामा वाला पार्ट है, तो ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन कितनी है, ये r के बराबर है, तो क्या हो जाएगा h अपॉन r। और अगर tan बीटा की बात की जाए तो, अगर tan बीटा की बात की जाए तो tan बीटा, ये वाला पार्ट कितना है, v है, ये क्या है, h है, तो h अपॉन v। अब यहाँ पे सारी चीजें पुट कर देते हैं, tan बीटा की जगह क्या हो जाएगा, h अपॉन v, यहाँ पे सारी चीजें पुट करते हैं, ये क्या है 2 h अपॉन r, ये क्या है h अपॉन u, और ये क्या है h अपॉन v। अच्छा, सबका सब h कट जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अच्छा, इस 2 को नीचे भेज दे, तो 1 अपॉन r बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अच्छा, r बाई 2 ही तो फोकस होता था सर, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये आ गया हमारा मिरर फॉर्मूला। तो आज की वीडियो का ये लास्ट डेरिवेशन था, बाकी हम लोग के पास बहुत कुछ था पढ़ाने के लिए, लेकिन टाइम कम है और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।